हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप करेंगे क्योंकि उसी से लिंक है ये लेक्चर, तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने देखा था कि वहाँ पे हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पता नहीं कर सकते, इसीलिए हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा था और आज हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन नहीं पता कर सकते। फिर हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखा था। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which can take place by its own or by proper initiation। ठीक है, तो इंट्रॉपी फिर पढ़ा था हमने, इंट्रॉपी देखा था हमने कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज नोन एज इंट्रॉपी। फिर स्टेट फंक्शन देखा था कि इंट्रॉपी हमारा स्टेट फंक्शन है, वो मैंने बताया था आपको कि इनिशियल हमारा इंट्रॉपी चेंज इन इंट्रॉपी 0 है, तो अगर आप बाद में फिर इसको एक जैसे हम लोग ले लिया था रिजर्वायर से कनेक्ट करा दिया था, तो हमने देखा था कि क्यू सिस्टम बाई टी प्लस माइनस क्यू रिजर्वायर बाई टी इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा था कि ये 0 हो रहा है, तो ये स्टेट फंक्शन है। ठीक है, आज वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से लेक्चर खत्म किया था। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जैसे फेज ट्रांजिशन पढ़ रहे थे, इंट्रॉपी का फेज ट्रांजिशन पढ़ रहे थे। जैसे मान लो सॉलिड से आप लिक्विड की तरफ बढ़ रहे हो या लिक्विड से गैस की तरफ बढ़ रहे हो, तो यहाँ में देख के पता चल जा रहा है कि रिएक्शन हमारा जो हमारा डेल्टा एस है यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि सॉलिड से जब लिक्विड की तरफ बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन इंट्रॉपी जो एस फाइनल है हमारा वो ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एस पॉजिटिव है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिएक्शन में देख के पता नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या क्राइटेरिया होती है प्रेडिक्ट करने का, वो बताता हूँ मैं। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो जाके देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर मान लो कोई रिएक्शन अगर आपको दी हुई है, अगर ये रिएक्शन अगर आपको दी हुई है और आपसे पूछ लिया जाएगा चेंज इन इंट्रॉपी, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे गैसियस मोल्स कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे हाफ है, प्लस एक सॉलिड कंपाउंड मतलब सॉलिड है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की इंट्रॉपी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की इंट्रॉपी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट पे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मोल्स जो भी चीज़ है प्रोडक्ट की गैसियस में है, बट यहाँ पे सॉलिड भी है, सॉलिड और गैस का कॉम्बिनेशन है, तो इसकी रैंडमनेस ज़्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट की इंट्रॉपी ज़्यादा होगी। ठीक है, एक रिएक्शन और लिखता हूं। सपोज करो अगर हमारा ये रिएक्शन है, तो आप लोग यहाँ पर भी देखिए सारे ही गैस में हैं, ठीक है, बट यहाँ पे मैं जैसे देखता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जैसे 1 मोल गैस का है, यहाँ पे 1.5 मोल्स गैस के हैं, 1 मोल इसका और हाफ मोल इसका, तो इसके मोल्स गैस के ज़्यादा हैं, मतलब इसकी डिग्री ऑफ मतलब इसका रैंडमनेस ज़्यादा होगा, तो इसकी इंट्रॉपी ज़्यादा होगी। यहाँ पे रिएक्टेंट की इंट्रॉपी ज़्यादा है प्रोडक्ट से। मैं इस तरीके से प्रिडिक्ट करता हूँ, ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स जिधर गैसियस के रहते हैं मैं बोल देता हूँ कि उधर इंट्रॉपी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी की कि वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो मैंने कल आपको बताया था कि डेल्टा एस सिस्टम का, अच्छा ये सेकेंड लॉ है, तो सेकेंड लॉ अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो इसको नहीं हटा रहा हूँ, ये सेकेंड लॉ है। ठीक है, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, अभी तो ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो पहले आप लोग देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्टेनिटी अगर हम लोग बात करते हैं, डेल्टा एस अगर हमारा बढ़ता है सिस्टम का, अगर डेल्टा एफ हमारा सिस्टम का बढ़ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है कि ये केवल आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। अगर मैं डेल्टा एफ सिस्टम की बात करता हूँ तो ये केवल आइसोलेटेड सिस्टम में होता है, हर जगह ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिस्टम को सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे डेल्टा एफ सिस्टम ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम बोलते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। जैसे मान लो कि अगर आप पानी ले लिए हो एक बीकर में और इंक की एक ड्रॉप यहाँ पे डालते हो, एक ड्रॉप इंक की डालते हो, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरा पानी में इंक डिस्प्लेस हो गया, पूरे पानी में इंक फैल चुका है। तो ये रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि देखो डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है, इंक पूरे जगह फैल जा रहा है, मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, तो हम बोल देते हैं कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम को सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं, इसीलिए डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू 0 बोल देते हैं। बट जहाँ पे सराउंडिंग भी आ जाती है वहाँ पे हमें टोटल इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स देखना पड़ता है। मैंने आपको बताया है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर की बात करता हूँ, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करता हूँ, वाटर और मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड से फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब क्या होता है कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर यहाँ पे फ्रीज हो रहा है। बट हम देखते हैं कि ये रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है,
तो कब स्पॉन्टेनियस है? जब हम टेम्परेचर को 273 केल्विन के नीचे कर देते हैं, जैसे 272 केल्विन कर देते हैं, तो देखते हैं कि लिक्विड अपने आप सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है, अगर हम सिस्टम ऑफ अगर इसकी इंट्रॉपी बात करते हैं तो देखो इंट्रॉपी तो यहाँ घट रही है। सिस्टम की इंट्रॉपी बात करें, क्योंकि देखो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो देख के पता चल रहा है कि रैंडमनेस घट रहा है, तो इंट्रॉपी तो नेगेटिव है। बट यहाँ पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है बिलो 273 केल्विन। तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा एफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की बात करते हैं। डेल्टा एफ प्लस सिस्टम सराउंडिंग अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलते हैं कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे हम लोग डेल्टा एफ टोटल की बात करते हैं, ना कि सिस्टम की बात करते हैं केवल, क्योंकि ये हमारा नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है ये। देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो कि एनर्जी यहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ एनर्जी बाहर निकल रही है। तो कुछ बाहर एनर्जी निकल रही है तो उसको सराउंडिंग क्या करता है, गेन कर लेता है। सराउंडिंग गेन करता है, सराउंडिंग जब गेन करता है एनर्जी तो उसकी इंट्रॉपी बढ़ती है। तो उसकी इंट्रॉपी बढ़ेगी और सिस्टम की इंट्रॉपी यहाँ पे घट रही है। तो दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो देखा जाता है कि टोटल इंट्रॉपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो क्राइटेरिया यही है, स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया यही है कि डेल्टा एफ टोटल, डेल्टा एफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0। तो वही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, कि द इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज। ठीक है, जब भी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वहाँ पर डेल्टा एफ जो चेंज इन इंट्रॉपी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, तभी हमारा रिएक्शन कोई भी स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मान लो डेल्टा एफ अगर हमारा लेस देन 0 है, इसका मतलब रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा एफ टोटल की बात करते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट ये होता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यही कंसेप्ट है। देखो मैं बात करता हूँ, अगर मैं मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करता हूँ, तो मैंने आपको बताया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन होता है, हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाता है तो वहाँ पे इंट्रॉपी का कोई चेंज नहीं होता, मतलब टोटल चेंज इन इंट्रॉपी 0 होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जो सिस्टम की इंट्रॉपी है और सराउंडिंग की इंट्रॉपी है वो भी इक्वल टू 0 होगी। तो जब इसको आप इधर लेके जाइएगा तो सिस्टम की इंट्रॉपी माइनस सराउंडिंग की इंट्रॉपी, मतलब रिवर्सिबल केस में क्या होता है, जितनी सिस्टम की इंट्रॉपी होती है उतनी ही सराउंडिंग की इंट्रॉपी होती है, बट अपोजिट साइन की होती है। ठीक है, तो मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू 0। बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा एफ टोटल लेस देन 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा जनरली स्पॉन्टेनियस होता है, हम जानते हैं इरिवर्सिबल हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एक क्राइटेरिया बस याद रखिएगा, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा एफ टोटल हमारा 0 हो जाता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा एफ टोटल तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तुम्हारा डेल्टा एफ लेस देन 0 होता है। ठीक है, अभी जो भी मैं इंट्रॉपी का कंसेप्ट दे रहा हूँ वो 11th-12th के बच्चों तक ही मतलब पढ़िए, क्योंकि हायर क्लास में जाने के लिए इंट्रॉपी में बहुत कुछ आ जाता है। कार्नोट साइकिल वगैरह का कंसेप्ट है इसमें, डेल्टा एफ का काफ़ी फॉर्मूले वगैरह इसमें ऐड होते हैं, तो वो मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। बट आज का लेक्चर केवल 11th-12th वाले बच्चों के लिए ही है। अगर हायर क्लास वाले भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट उनके काम का ये लेक्चर नहीं है। 11th-12th तक के बच्चे ही ये लेक्चर को देखिए, उनके लिए मैं अभी मेरा मेन मोटो यही है कि मैं बेसिक्स पूरा कंप्लीट कराऊं, बाद में मैं हायर लेवल की तरफ बढ़ूं, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं डेल्टा एफ टोटल इक्वल्स टू 0 एट इक्विलिब्रियम, स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनिटी की पूरी क्राइटेरिया होती है। तो यहाँ से हम लोग अगर बात, अच्छा और मैं एक बात और बताना चाहूँगा। अच्छा, सेकेंड लॉ यहाँ पे खत्म होता है, मैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखो, ये बताना ये चाह रहा था कि हमारा जो इंट्रॉपी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो वो मास पे डिपेंड करता है, इस केमिकल कंपोजिशन ऑफ दी उस पर डिपेंड करता है, कंपाउंड पे उसकी क्या कंपोजिशन है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी पे बेस्ड है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है,
टेम्परेचर, प्रेशर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मास पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर मान लो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा, मतलब इंट्रॉपी ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे रैंडमनेस घटेगा, इंट्रॉपी घटेगी। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो entropy of a perfectly crystalline substance is zero। ठीक है, at absolute zero the entropy, लिखना है तो लिख लीजिए, at absolute zero the entropy of a perfectly crystalline substance is zero। मतलब देखा जाता है कि एब्सोल्यूट जब टेम्परेचर एकदम घटा दिया जाए तो जीरो केल्विन पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि इंट्रॉपी जो होती है हमारी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, देखा जाता है कि जीरो हो जाती है। तो ये क्या होता है कि इसको हम रेफरेंस स्टेट मान लेते हैं। इसको रेफरेंस स्टेट मान के, मान लो इनिशियल स्टेट अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, एब्सोल्यूट जीरो को इनिशियल स्टेट मान लेते हैं, तो हम लोग किसी भी टेम्परेचर पे इंट्रॉपी कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट इंट्रॉपी हम किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट मान के। किसी भी इंट्रॉपी, एब्सोल्यूट इंट्रॉपी एट एनी टेम्परेचर विल बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द रेफरेंस पॉइंट जीरो। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे हम लोग चेंज इन इंट्रॉपी की बात करते हैं, तो चेंज इन इंट्रॉपी हो जाता है इंट्रॉपी प्रोडक्ट की माइनस इंट्रॉपी रिएक्टेंट की। और अगर मैं तुमसे बोलूँ, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे मैं बात करता हूँ 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर की बात करता हूँ, तो वहाँ पे क्या करना है, हम स्टैंडर्ड कंडीशन देखनी है। मतलब डेल्टा एफ इक्वल बिंदी लगा दीजिए, एक डॉट लगा दीजिए, तो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होती है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी सब्सटेंस की सब्सटेंस की हम लोग इंट्रॉपी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट जीरो द इंट्रॉपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जीरो होता है। बट देखा जाता है, बट हमने ऐसा देखा है कि एब्सोल्यूट जीरो पे भी इंट्रॉपी जीरो नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, तो वो टर्म आता है रेसिडुअल इंट्रॉपी। रेसिडुअल इंट्रॉपी क्या होती है, देयर आर सम सब्सटेंस विच पोजेस इंट्रॉपी एट एब्सोल्यूट जीरो, तो उसको रेसिडुअल इंट्रॉपी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखा जाता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का कारण होता है ओरिएंटेशन। एट एब्सोल्यूट जीरो दी इंट्रॉपी सम सब्सटेंस तो जो इंट्रॉपी हमारी एब्सोल्यूट जीरो पे होती है उसे ही हम लोग रेसिडुअल इंट्रॉपी बोलते हैं। मतलब कुछ इंट्रॉपी रह जाती है, पूरी इंट्रॉपी जीरो नहीं होती है। सम सब्सटेंस पोजेस सम इंट्रॉपी दैट्स नोन एज रेसिडुअल इंट्रॉपी। ये ऐसा क्यों होता है, ये होता है ओरिएंटेशन की वजह से। अगर सपोज कीजिए, अगर मैं बात करता हूँ CO की बात करता हूँ, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे तुम्हारे हैं मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस जो कि रेसिडुअल इंट्रॉपी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल H2O की बात करता हूँ, NO की बात करता हूँ, N2O की बात करता हूँ, ये सब बहुत सारे सब्सटेंस है जो रेसिडुअल इंट्रॉपी दिखाते हैं। देखो ऐसा होता है, ओरिएंटेशन की वजह से ये रेसिडुअल इंट्रॉपी जनरेट होती है। सपोज करो तुम्हारा कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके का है, बट ये तुम्हारा परफेक्ट क्रिस्टल है, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, इसकी ओरिएंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। समझ लो, इस तरीके से ओरिएंटेशन है। ठीक है, इस तरीके से ओरिएंटेशन है, मतलब पूरा परफेक्टली ऐसे ओरिएंट नहीं होता। तो ओरिएंटेशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इंट्रॉपी जनरेट होती है, तो उसको हम लोग रेसिडुअल इंट्रॉपी बोलते हैं। जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो इसका फार्मूला है F=K(ln)W। W यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, वो अभी आप लोगों को नहीं देखना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। आप लोग 11th-12th के बच्चों के लिए ये कोई काम का नहीं है अभी। तो आप लोग देखिए कि रेसिडुअल इंट्रॉपी क्यों जनरेट हो रही है, तो ओरिएंटेशन की वजह से रेसिडुअल इंट्रॉपी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इंट्रॉपी में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। अगले लेक्चर में हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे डेल्टा जी का कंसेप्ट आता है। वहाँ पे डेल्टा जी को इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग की, पर सराउंडिंग हमारा बहुत वास्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, सराउंडिंग की इंट्रॉपी को नहीं कैलकुलेट कर पाते। तो क्या होता है, वहाँ पे डेल्टा जी का कंसेप्ट आता है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो मैं पूरे ब्रीफ में फिर से एक बार बता देता हूँ, मैं क्या बताया हूँ स्टार्टिंग से आप लोगों को।
तो मैंने बताया है कि जो भी कोई भी प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होता है तो हमारी डेल्टा एफ जो होती है यूनिवर्स की वो इंक्रीज होती है। अगर कोई रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब हमारी जो यूनिवर्स की इंट्रॉपी है वो बढ़ी है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वही कहता है, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग देखते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन की तरफ बढ़ता है तो इंट्रॉपी वहाँ पे 0 हो जाती है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। बट देखा गया तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कुछ एनर्जी कुछ सब्सटेंस इंट्रॉपी पोजेस करते हैं एट एब्सोल्यूट 0 एंड इट्स ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स अरेंज इन ए क्रिस्टल। तो ओरिएंटेशन की वजह से रेसिडुअल इंट्रॉपी जनरेट होती है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी होगा इसका प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।